गुड आफ्टरनून बैठे। डीपीपी नंबर 5। तो ये आंसर हो गए। बताइए कौन सा क्वेश्चन। 7 नंबर। 7 देखते हैं क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा दे रखा है कि एक क्यूब जिसका मास m है जो इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करता है एज शोन इन फिगर। The two walls of equally inclined, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ है ये सरफेस। और इसमें जो क्यूब रखा जाता है वो ऐसे कुछ ऐसे स्लाइड करके आएगा। तो दोनों तरफ से नॉर्मल लगेगा। तो हम ये जानते हैं कि इस तरफ तो mg साइन थीटा होगा। तब दो तरफ से नॉर्मल लगेगा, एक इस तरफ और एक उस तरफ, है ना। तो इंक्लाइन प्लेन की सरफेस को ऐसा बना लेते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन की सरफेस। अब इसका एक एन इधर हो गया, इसके साथ 45 डिग्री है ना। तो इस तरफ एक एन हो गया यू, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एन, और उस सरफेस से इस सरफेस के परपेंडिकुलर एन। तो इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा, यहाँ पर वर्टिकल भी नहीं आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो वो टोटल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n बाय √2, है ना, इस तरफ। और इस तरफ इसका mg cos थीटा।
फिर दोनों का फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा पीछे की तरफ। क्या पूछा है सवाल में? फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू एन। तो ये हो जाएगा √2n इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो अपने पास एक तरह से दोनों का म्यू टाइम्स हो जाएगा, म्यू एन, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन आ गया 2 म्यू एन डिवाइडेड बाय m, और यहां से n की वैल्यू आ गई mg बाय √2 cos थीटा। तो a इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू इंटू 2 mg बाय √2 cos थीटा। थीटा कितना दिया है? 45। ये m तो कट ही गया यहां से। म्यू कितना दिया है? हाफ दिया है, फिर कट गया, तो ये g/2 हो गया। तो g/√2 माइनस g/2 है ना। तो 2 माइनस √2 अपॉन 2√2 इंटू जी। ठीक है, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें क्या वैल्यू आ रही? 2 आ रही की? अच्छा, 2 को ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, फिर तो और कुछ हो गया सब कुछ। 8th वाले का ये ऑप्शन। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा है, 3 एलिमेंट दे रखे हैं, हाई पोटेंशियल पॉइंट इज ऑफ पॉजिटिव साइन, और ऐसा वैसा है। जो कुछ है वो या तो बैटरी है या तो रजिस्टर है। तो अब Z के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें लिख रहा है कि Z में पॉजिटिव इधर है, इसमें पॉजिटिव इधर है। तो इफ X इज ए रेजिस्टेंस, अगर इन्होंने कहा कि X एक रेजिस्टेंस है, इफ लगाया, तो इसका मतलब करंट फिर यूं जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। तो Y में करंट फिर माइनस से प्लस जा रहा है, यानी वो तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस होगा उसमें पहले हाई होगा बाद में लो होगा, है ना। तो इसलिए Y इज नॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर इसमें आगे करंट जाएगा, इस माइनस से प्लस जाएगा, तो ये भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो Z भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, है ना, अगर X रेजिस्टेंस है तो अब इसलिए लिखा है कि करंट विल फ्लो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो जा रहा है करंट। सी ऑप्शन, Z विल एक्ट लाइक ए लोड। लोड तो कैसे होगा जब करंट लो पे एंटर कर रहा है और हाई पे करंट बाहर आ रहा है, तो करंट तो ताकतवर होके आ रहा है। अब इसका सी ऑप्शन, अगर वाई रेजिस्टेंस है, अगर वाई रेजिस्टेंस है तो करंट उल्टा जाएगा ऐसे, प्लस ये माइनस ये, तो यूं करंट जाएगा, तो ये माइनस में एंटर किया प्लस में किया, तो एक्स तो फिर रेजिस्टेंस नहीं होगा। और फिर जेड प्लस में एंटर किया माइनस में किया, तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है और बैटरी भी हो सकता है। हालांकि तो कैसे कह दें कि इस रेजिस्टेंस से होगा,
जेड के बारे में। बात समझ रहे हो? ठीक बात है, फिर होगी सारी बातें। अब और क्या था? सेक्शन ए ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में आप आ जाएं, मैग्नेटिक फील्ड बताएं। तो आपको सेक्शन ए में कोई दिक्कत नहीं हुआ? सारा हो गया? कुछ कह रहे हो? फर्स्ट का डायरेक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या है सवाल? बोलो सवाल क्या है। सर्कुलर लूप में एक चार्ज घूम रहा है और कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? सेंटर पे। तो चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पहले तो ये बताओ। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। चार्ज नेगेटिव है। देखो, अपन ने पॉजिटिव चार्ज का तो ये बनाया, ऐसे बनाया था ना, यूं घूमो तो सेंटर इधर होगा। नेगेटिव में उल्टा होगा, यूं घूमो। देख लो बस। तो जैसा जो भी सर्कल में घूमना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का ही हो गया। अब यूं सर्कल में घूमना है, ये रहा सेंटर, किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। हो रहा है ना? सीधा साधा है एकदम। तो बात पूरी हो गई। कुछ रह गया? A1 का 6 क्वेश्चन। क्या है 6 क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन है क्या उसमें? आठ? अच्छा, एक ही के अंदर 6 हिस्से हैं। क्या है छठा हिस्सा? हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम तो सवाल, तुम्हारा डाउट है, तुम्हें तो पक्का होगा ना क्या है। वो बोल दो, बस बोल दो जो तुम्हें समझ में आए। फिर प्लेन एक्स इज इक्वल टू 2a क्या होता है? ये नहीं समझ पा रहे हो? एक्स बराबर 2a, यानी ऐसा प्लेन जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए, एक्स बराबर है, यानी एक ऐसा प्लेन जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है, वाई कुछ भी हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया अपन ने। तो इसका मतलब वो, हमको ऐसा कुछ करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ना हो। तो मान लीजिए कि कमरे के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो मैं एक्स इज इक्वल टू ए पर यहाँ खड़ा हो गया हूँ, है ना, यहाँ से। अब मुझे कहा गया कि आप एक्स बराबर ए बदलने मत देना। तो मैं इधर जाऊंगा तो भी एक्स बराबर ए रहेगा, और ऐसे उड़ जाऊंगा तो भी ए रहेगा। ये वाला प्लेन, ये है प्लेन एक्स इज इक्वल टू ए, इज ए प्लेन। प्लेन का इक्वेशन है। समझ गए? आज समझ रहे हैं? कुछ कहना उसी क्वेश्चन में कुछ कह रहे हो? क्या कह रहे हो? पूरे प्लेन में कांस्टेंट है कि नहीं है? तुम्हारा क्या कहना है कि नहीं? नहीं है। और ऐसा दिया है कि नहीं दिया है? जो तुम कह रहे हो वही दे रखा है? मतलब तुम गलत कह रहे हो। तो किसका मैग्नेटिक फील्ड पूछा, पहले तो ये बताओ। कौन है वो? चार्ज? चार्ज अगर चलेगा, जैसे इधर चलता है चार्ज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इस जगह पर है, वही का वही इस पूरे सर्कल में एक है। इस पूरे सर्कल में एक होगा, इस दूसरे सर्कल में कुछ और होगा, है ना? ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो कौन सा प्लेन बोल रहे हो? ये जो चार्ज ऊपर जा रहा है, मान लीजिए, कौन सा वाला प्लेन है? ये वाला ही? तो इस प्लेन में तो भी एक जैसा कहाँ है? वो तो डायरेक्शन में भी वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड में तो कर ही रहा है।
मैग्नीट्यूड बराबर, बराबर डिस्टेंस में बराबर मैग्नीट्यूड। पढ़ नहीं पा रहे, जरा देना क्या है, अभी पढ़ते हैं। ए का कौन सा पार्ट था ये, 6 पार्ट है ना। एक पॉइंट चार्ज है जो ओरिजिन पे जाता है, तो उसकी वेलोसिटी 2i के पेन एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो इसका 6 पार्ट, छठा पार्ट। आंसर दिया अबव। फिफ्थ, फॉर द सर्कल ऑफ सेम इक्वेशन बट इन द प्लेन एक्स इज इक्वल टू ए, क्या कह रहे हो गया। प्लेन कहाँ लिखा है, इसमें सर्कल लिखा है, बात पूरी हो गई। इतनी छोटी सी बात, सवाल नहीं पढ़ते ध्यान से। और कुछ देखो, सवाल अच्छे से पढ़ना तो हमें सीखना होगा ना। सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद सवाल ही नहीं पढ़ पाते हैं तो ज्ञान यूज ही नहीं कर पाएंगे। गलत मतलब निकालेंगे तो गलत यूज करके माइनस प्राप्त करेंगे, इससे अच्छा ना पढ़ो, है ना। माइनस लेके क्या करोगे। तो अब अपन आगे बढ़े, आगे पढ़े। हमारी क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने सीखे थे, आइडियल सोलेनॉइड के लिए हमने जान लिया था। हर तरह के काफी केसेस हम ले चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक और नियम है, एम्पियर्स लॉ। जिस तरह से हमने बायोट सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल किया और बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड निकाले, वैसे ही हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर पॉइंट चार्ज से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। फिर हम बाद में देखते हैं कि उस चैप्टर में एक नियम आता है जिसका नाम है गॉस लॉ, जो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में मदद करता है। तो वैसा ही यहाँ पर आ गया एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ की तरह है ये क्या कहता है, देखो जरा। मान लीजिए कि कोई वायर है जिसमें करंट I1 जा रहा है, ऐसा नहीं करता पहले। ये हमने एक इमेजिनरी लूप लिया है, ये हमने कोई भी क्लोज्ड लूप माना है मन घड़ंत। ये मतलब रस्सी का नहीं बना है, तार का नहीं बना है, प्लास्टिक का नहीं बना है, मन से बना है, मतलब हमने बनाया है। तो हम अपनी मर्जी से इस कमरे में ऐसे कोई लूप मान सकते हैं, ऐसे हवा में मान लिया, ठीक है। तो इस कमरे में हम देख रहे हैं कि कोई तार उधर जा रहा है, कोई तार इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बाहर जाएंगे बिल्डिंग के बाहर तो खंबे से तार जा रहा है। तो अगल बगल में कहीं ना कोई तार जा रहा है, उस तार में करंट जा रहा है। तो ऐसे हम कोई भी लूप लेंगे तो उसके आसपास कोई वायर रखे होंगे। मान लो ये कोई वायर है, इसमें करंट I1 जा रहा है, यहाँ पर घूम करके कोई दूसरा तार जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। कोई और तार है जिसमें करंट I3 जा रहा है, कोई और तार है जिसमें करंट I4 जा रहा है। ऐसे आसपास इधर उधर किधर भी जाते हुए तार हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस में मौजूद हैं बहुत सारे तार जिनमें जा रहा है करंट, और हर तार जिसमें करंट जाता है उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो हर जो तार बिजली का जा रहा है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे घर के बाहर कोई तार निकल रहा है तो उसकी सर्कुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमारे घर में आ रहे हैं, है ना। ऐसे पड़ोसी के जा रहा है तो उसकी वजह से भी आ रहा है। ऐसे इधर उधर उधर हमारे घर में हमने तार बंधवा दी तो घर के कमरे में आ गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे
फैला हुआ है, ये इनविजिबल है, दिखता नहीं है, होता है, नापेंगे तो नप जाएगा। ठीक है, तो एम्पियर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से कोई भी लूप ले लीजिए। अब उस लूप के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हो सकता है कि ये जो दिख रहा है हमें, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इन सब की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। मान लिया इधर आ गया, तो यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ ले लिया DL1, ये वाला एंगल θ1। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया B2, ये DL2 θ2। यहाँ पर ऐसा आ गया कोई B3 DL3 θ3। फिर यहाँ पर आ गया कोई ऐसा B4 DL4 θ4। यानी हम एक लूप को बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ मान सकते हैं, और हर पॉइंट पर अड़ोसी पड़ोसी सबकी वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। ये जितनी भी वैल्यू होगी उन सब का एक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। B1 DL1 cos θ1 प्लस B2 DL2 cos θ2 प्लस B3 DL3 cos θ3, ऐसे कर कर ये हम पता करने जा रहे हैं। हर छोटी सी लेंथ के साथ इसका गुणा करके, उसके cos θ से गुणा करके टोटल सम निकालना चाहते हैं। पूरे इस लूप पे इसका टोटल सम क्या है, तो ये जो हमने लिखा है इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल B.dl। पूरे लूप में करना है तो गोला खींच देंगे, इसका मतलब हो गया कि पूरे लूप में B.dl निकालना। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along closed imaginary loop। जो भी लूप हमने लिया है, मनगढ़ंत लूप, माने हुए लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल B.dl होता है ये। ठीक है, इसमें से जो आने वाला B क्या है, B इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट एलिमेंट्स inside and outside loop। Resultant magnetic field due to all current elements inside and outside loop on the points of loop। तो ये जो इक्वेशन में आने वाला B है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो उस लूप के अलोंग आ रहा है। एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हो गए B cos थीटा, B cos थीटा। अब देखो B तो प्रकृति द्वारा निर्धारित है, उसकी दिशा तो पहले से ही तय हो जाएगी, थीटा वायर के साथ तो मिल ही जाएगा, पर ये वायर सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ये लूप के साथ। अब इस लूप में DL तो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। आप B.dl इस तरफ निकाल रहे हो कि उस तरफ निकाल रहे हो, तो DL की डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, दो में से कोई भी एक। तो जो भी डायरेक्शन आप चुनोगे आपकी आजादी है, तो फिर उसके अंदर राइट हैंड थंब रूल लगेगा। अगर आपने ऐसे ऐसे सेलेक्ट किया तो अपने फिंगर को यूं टर्न करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि
पॉजिटिव डायरेक्शन of current is decided by right hand thumb rule. जो पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट की उसे हम राइट हैंड थंब रूल से तय करेंगे। आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डीएल वेक्टर के अलोंग घुमाइए। तो आपने डीएल ऐसे तय किया यू, तो ऐसे घुमाइए, तो जो ऊपर की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ये नीचे जा रहा है करंट I3 तो ये माइनस का हो गया, और ये I4 ऊपर जा रहा है प्लस का हो गया। तो जो ऊपर जा रहा है वो प्लस का हो गया, जो नीचे जा रहा है वो माइनस का हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे करंट एलिमेंट की वजह से स्पेस के अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो एम्पियर ने ये कहा कि मैं सबकी वैल्यू के बारे में तो नहीं कहना चाहता हूं, पर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू में बता देता हूं कि क्या होगी। अगर आप कोई भी लूप लोगे तो उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, उसकी वो गारंटी ले रहे हैं। गारंटी क्या है देखो अगले पेज पे। गारंटी है इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। इसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ। ये है एम्पियर्स लॉ। अब इसमें आने वाला आई इनसाइड क्या है? नेट करंट passing through area enclosed by loop. Net current passing through area enclosed by loop. जो लूप ने एरिया एनक्लोज किया है उसमें से कितना करंट जाता है, ये है आई इनसाइड। तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा मैच खाता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्स नॉट। इसको अपन कहते हैं गॉस लॉ। दोनों मैच कर रहे हैं, है ना। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, वैसा हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक पोटेंशियल तो नहीं पढ़ा। कितने भला हो गया, फॉर्मूले बच गए, है ना। कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना, तो उसमें पोटेंशियल पोटेंशियल के फॉर्मूले भी याद करो, तो उसकी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव था, ये वैसा नहीं है। तो कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड कुछ जगह कंजर्वेटिव की तरह बिहेव करता है, कुछ जगह नहीं करता है। तो जहां करता है वहां हम बना देंगे फार्मूला, जहां नहीं करता है वहां नहीं बनाएंगे। शुरुआत के लोगों ने तो बनाया था, फिर बाद में कहा छोड़ो इसको हटाओ, जरूरत नहीं इसकी, है ना। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, यहाँ नहीं है। इतनी अच्छी बात बताई इसने, कितना टेंशन कम हो रहा है, खुशी हो रही है ना, कि फॉर्मूले कम हो गए। इतने सारे फॉर्मूले आ जाते नहीं तो उसमें, है ना। अभी नहीं आ रहे, सीधा फील्ड पढ़ के आगे भाग जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी टाइप का कुछ करेंगे नहीं। तो फिलहाल सही बात है, इसके फॉर्मूले हमारे लिए नहीं है। अब ये जो एम्पियर ने फॉर्मूला दिया ना,
इसकी शर्त क्या है? क्या एम्पियर्स लॉ हमेशा लगता है? तो इसकी कंडीशन क्या है? क्या आप लोगों को गॉस लॉ की कंडीशन याद है क्या? क्या है? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² होना चाहिए, वही होता है। ये तो प्रकृति का नियम है ना? लोगों ने इसकी जांच करके देख लिया है और r² की पावर को बहुत डेसिमल तक चेक कर लिया, 1.999999, बहुत 9, 19/9, इतनी बार उन्होंने ना चेक किया कि इतना तक तो मैच हो गया है। अब एक्सपेरिमेंट करने की भी लिमिट होती है ना, कहाँ तक जाएंगे। तो वो आज तक जो हम जानते हैं उसके अंदर हाईएस्ट एक्यूरेसी में वो 2 आ रहा है। तो गॉस के नियम को कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का नियम 1/r² परफेक्ट है। पॉइंट चार्ज के बहुत करीब जाने के बाद कुछ गड़बड़ होती है, तो क्या गॉस का नियम वहां फेल हो जाता है? तो बहुत करीब जाने के बाद नियमों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बहुत सारे प्रकृति के नियम गड़बड़ा जाते हैं, यानी संसार की उत्पत्ति के साथ नियम उत्पन्न होते हैं और बिल्कुल पास जाते जाते नियम कुछ गड़बड़ से होने लग जाते हैं। तो हमारे विषय नहीं, हमें नहीं काम है उससे, है ना? हम तो दूर दूर से ही पढ़ रहे हैं, हमें क्या दिक्कत, है ना? ये जो नियम है एम्पियर्स लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो एम्पियर्स लॉ जो है ये एक समय तक पूरा सही और सच्चा माना जाता था। फिर इसके बाद में कंडीशन लगाने वाले दूसरे व्यक्ति आए, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि है ना, ये इक्वेशन मुझे सुंदर नहीं लग रही। मैक्सवेल किताब लिख रहे थे, तो जब लिखने लगे तो उनको लगा ये इक्वेशन थोड़ी सी ना अच्छी जम नहीं रही, मुझे सिमेट्री नहीं बैठ रही। तो उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ और होना चाहिए। उनका कहना था कि इस इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो ये बी और ई की सिमेट्री बैठ जाएगी। वो अपन आगे पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी, अभी अपन पूरी जानते नहीं जानकारी। तो मैक्सवेल ने फिर अपनी तरफ से इसमें एक परिवर्तन करवाया और एक ऐसा केस बताया जिसके अंदर ये फेल हो गया। एम्पियर के हिसाब से तो ये सही था, पर मैक्सवेल ने इसको सही करवाया कि सही नहीं है, इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल रखा, तो उनको किसने बताया, ये भी एक सवाल बन जाता है। उनको विचारों से समझ में आया, फिर उन्होंने हिसाब ढूंढा। उन्होंने एग्जाम्पल लिया ये वाला। मैक्सवेल ने ये उदाहरण लिया कि इसमें आई करंट जा रहा है और ये आई इधर जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा एम्पियरियन लूप ले लेता हूं यहाँ पर, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा ही आएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गोल होगा, तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल, जब बी डॉट डी एल निकालेंगे तो बी इंटू 2πr आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो नॉन जीरो होगा, तो राइट हैंड साइड में μ0 इंटू 0 हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इसके एरिया में से तो करंट तो जा ही नहीं रहा है, तो एम्पियर का नियम तो फेल हो गया। तो फिर लगा कि हाँ ये तो हो तो गया, इतने दिन तक कैसे सही चल रहा था, ये कि तो हमने सोचा नहीं। ये मैक्सवेल ने सोचा। मैक्सवेल ने ये नहीं सोचा, मैक्सवेल ने ये उस पे सोचा कि ये सुंदर नहीं है, यहां से शुरू है वो। उनको लगा कि इक्वेशन जम नहीं रही। कभी कभी अपन सॉल्व करते हैं, अपन को लगता है आंसर जम नहीं रहा है, लगता है ना ऐसे सवाल करते कि ठीक नहीं लग रहा है, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसे मैक्सवेल को भी लगा कि ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म होना चाहिए। फिर उनसे उन्हें समझ में भी आगे क्या करना चाहिए, उन्होंने चेंज किया और फिर इसको मॉडिफाई कर दिया। तो अभी जो नया नियम है वो कुछ इस तरह से है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक नए तरह का करंट उन्होंने डिफाइन किया जिसका नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडीशन अभी लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं नया नियम।
इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। अब ये नाम भी ऐसे रख दिए, जो करंट तो है नहीं पर उसका नाम करंट है, ठीक है, जिसकी यूनिट करंट की आ गई। उन्होंने कहा कि इसमें एक टर्म ऐड होने वाली है, जो ऐड होने वाली टर्म है उसकी यूनिट करंट की होगी, तो उसका सिंबल आई का हो गया, फिर उसका नाम भी करंट वाला रख दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तो है रियल करंट, जो जिसको चार्ज फ्लो करने से बोलते हैं, ये वो वाला करंट नहीं है, पर इसकी यूनिट करंट की, इसलिए नाम करंट है, नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। बोले ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसके लिए फिर इन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इसका चार्ज क्यू और ये चार्ज माइनस क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, ठीक है। फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो क्यू इज इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन, तो डी क्यू बाई डी टी, तो ये आ गया डी ई बाई डी टी इंटू ए एप्सिलॉन। तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ तो डी क्यू बाई डी टी है और यहाँ पर ये है डी ई बाई डी टी है, इस जगह वाली चीज तो डी क्यू बाई डी टी है और जो इस जगह है वो है डी ई बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे ई है और फिर डी ई बाई डी टी भी है। तो इसको इन्होंने, जो इधर वाली टर्म है, इसका नाम इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट रखा, आई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हो गया, अब कोई रेक्टिलिनियर मोशन का डिस्प्लेसमेंट मत पढ़ लेना, ये हो गया। अच्छा, ई इंटू ए हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये फार्मूला बन गया एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। तो फिर ये फार्मूला बन गया कुछ ऐसा, एम्पियर का नियम, जो मैक्सवेल ने कहा कि ऐसा कर लो, अब आई इनसाइड प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये है सच्चा नियम। फिर इसका नाम पड़ गया मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ। मैक्सवेल का नाम अटैच कर दिया। मैक्सवेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे सारे नियम इकट्ठा लिखे और एक किताब लिखी और कहा कि पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, मैंने ढूंढ लिया सब कुछ। फिर लोगों ने कहा आप तो इस पिताजी हो इसके, फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना, ऐसा करके उनका सम्मान होने लग गया। ऐसा करने से बहुत फायदा हुआ, कुछ नियम थे जो गड़बड़ा रहे थे वो सब सेटल हो गए, कुछ नई समस्याएं थी वो सामने आ गए, फिर इसका रास्ता खुल गया एकदम। और इसमें क्या है कि अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन था, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, अलग अलग टाइम पे, तो पूरी चीज एक जगह कोई बोल नहीं रहा था। तो एक आदमी चाहिए था जो इनको सही सूत्रधार, जो सबको जोड़ दे और कोई कमी उसको दूर कर दे, उसको सेटल कर दे। तो उसके बाद से ये अच्छा हो गया, एक तरह से बहुत अच्छी डिटेल मिली हमें इससे, हमने उनकी वजह से हमने बहुत सारी खोज करी, उससे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये प्रूव हो गया। मैक्सवेल ने प्रूव किया कि लाइट कैसे चलती है, तो उस सेंस से फिर वो अपने आप में अपने समय के बहुत तेज दिमाग के आदमी कहलाए, इसलिए उनको पिताजी बोल दिया, है ना, कि भाई आप तो ज्ञान में सबके बड़े हो, बड़े को सम्मान दे दिया, है ना। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड ये आ गया। तो अब इसमें शर्त क्या हो जाएगी, इसको जीरो होना पड़ेगा तभी ये होगा ना। तो इसको जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहना चाहिए,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ऑफ लूप। अब चक्कर ये था कि जितने भी हम सवाल करते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वायर वायर में जिसमें करंट जाता है वो न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी आता ही नहीं है ज्यादातर घटनाओं में, तो इसलिए एम्पियर का ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। तो जितने सारे जो क्वेश्चंस जो सिचुएशंस थी उन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो इसलिए वो भूल गए इस बात को हिसाब लगाने में। और मैक्सवेल तो सवेरे सारे नियम इकट्ठा कर रहे थे, सब एक साथ देख रहे थे, तो एक साथ देखने से जैसे कोई पिक्चर पूरा नहीं बन रहा है, अपन फोटो जोड़ते हैं ना, और एक फिर इसमें लगा इसका हाथ इसमें नहीं आ रहा है, सिमेट्री नहीं बैठ रही है, एक फोटो कहीं खोया हुआ है, ढूंढो जरा, उसमें हाथ बना हुआ होगा, फिर वो कागज मिल जाता है, हाँ मिल रहा है सही। तो ऐसे उन्होंने ढूंढा कि खो रहा है इसमें कुछ, तो इन्होंने जुड़वा दिया, फिर वो खुश हो गए कि हाँ देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो बी वाले में ई आ गया, वो चाहते थे। तो नीचे वाला तो हो गया मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, जो कि अनकंडीशनल है ऑलवेज, ठीक है, और ये वाला कंडीशनल है, हमारे चैप्टर में तो सब जगह लगा ही देंगे, ये शर्त है इसकी ऊपर वाले की, ठीक है। यहां पर मैंने आपके सामने एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिफाइन कर दिया, ये इसका नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, छोटा सा चैप्टर है, हर साल एक सवाल आता है, पक्का है, एक सवाल उसका गारंटेड ही पूछते हैं वो लोग। उस चैप्टर का टोटल अगर टुकड़े करेंगे 3-4 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, ऐसे एक और चैप्टर में दूसरा आ जाएगा, ऐसे करते पता लगा कि पढ़ाया नहीं चैप्टर, कब कंप्लीट हो गया, हाँ ना। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ही बता देंगे हम, बताते बताते ही। इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट करंट बता दिया। तो देखो कई चैप्टर तो ऐसे होते हैं जिसमें इतना मेहनत करते हैं फिर कोई एक सवाल आता है, और कई ऐसे होते हैं जो छोटा सा ही होता है उसका सवाल आते रहता है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, वो पढ़ेंगे अपन, वो तो एक हिस्सा है छोटा, एक ही फार्मूला है, उस फार्मूले को उन्होंने चैप्टर ही बना रखा है, उसका एक सवाल आते आता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक पूछेंगे पूछेंगे। एक कार्नोट इंजन इंजन का पूछते रहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट साइकिल, उसका क्या इसका एक उन्होंने फिक्स बना रखा है, एक इसका पूछेंगे एक उसका पूछेंगे, और ऐसे ही। तो लोग उनको जो लोग उनको ध्यान से पढ़ लेना कि क्या आता है, तो उसके तो मेंस में और इसमें बोर्ड में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। पर लोग लोग तो कहते नहीं मैं तो एडवांस की तैयारी करने है, मैं क्यों पढ़ूंगा टेलीस्कोप, मैं क्यों पढ़ूंगा डैम्ड एसएचएम। अच्छा आईआईटी में डैम्ड ऑसिलेशन शामिल हो गया, कहना चाहता हूँ आपके टाइम आ रहा है, आईआईटी ने कहा कि अब डैम्ड एसएचएम हम भी पूछेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ यही तो कहा, करंट नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसका नाम है? इसका नाम है, ये तो हो रहा है ना, डीई बाई डी टी इंटू ए इंटू एप्सिलॉन, इसका डिस्प्लेसमेंट करंट नाम, हाँ ये वाला, इसकी वजह से एक वायर की वजह से निकालना जानते हैं, तो ये पढ़ा नहीं कि अपन ने वायर अभी निकालना तो सीख लिया है। एक एल लेंथ का वायर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हैं ना, अल्फा बीटा एंगल,
यहाँ तो अपन ने आइडियल कंडीशन लिया तो ऐसा आ गया सीधा ही। हाँ तो एरिया भी इधर ही हो गया और ई भी इधर हो गया ना, सीधा सीधा हो गया। एरिया परपेंडिकुलर है पर वेक्टर एरिया तो इसके ऊपर होता है ना, एरिया के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर नहीं पढ़ा क्या अपन ने? ऐसे एरिया वेक्टर ऐसा होता है, तो उधर ही आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब अपन ने कंडीशन जान ली, सारा नियम जान लिया, अब इसका इस्तेमाल करके दिखाते हैं। एप्लीकेशन देखिए, अब एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल देखिए, तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को जानना चाहते हैं। फॉर्मूला हम भूल गए हैं, बस हमको एक वायर दिया हुआ है कि इन्फिनिट लेंथ का वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड पता कीजिए। तो इसको पता करने के लिए कहाँ पता करना है, हम पता करेंगे पहले तो यहाँ पता करना है। तो जिस पॉइंट पे पता करना है वहां से एक परपेंडिकुलर डाला, आर डिस्टेंस हमने असाइन कर दिया कि यहाँ मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, तो वो इधर जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, तो हमें एक ऐसा लूप लेना है जिसमें इंटीग्रल बी डॉट डी एल हम आसानी से लिख सके, क्योंकि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं एम्पियर का नियम। क्या है वो नियम? इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ये वाला इंटीग्रेशन अगर लेफ्ट वाला हमसे सॉल्व हो गया तब तो बी मिल सकता है, और अगर ऐसा कुछ लूप आपने लिया नहीं ढंग वाला तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो अटक जाएगा फार्मूला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि सब जगह बराबर है, तो मैं अपनी तरफ से एक एम्पियरियन लूप ले रहा हूं ऐसा ही, इसी के अलोंग। हरे रंग से मैग्नेटिक फील्ड दिखाया और ये बैंगनी कलर से, वॉयलेट कलर से एम्पियरियन लूप। तो हमें एम्पियरियन लूप ऐसे चुनना, हमें सबसे पहली बात है एक लूप लेना होगा, उसकी शक्ल कैसे भी हो, ऐसा कुछ लेना होगा ताकि बी डॉट डी एल आसानी से निकाल सके। तो हमने इस लूप में जो डी एल लिया है वो इसी के अलोंग ले लिया, डी एल डी एल डी एल ऐसे ऐसे ले लिया। तो हर जगह बी डी एल बराबर, तो 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस इक्वेशन में देखेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड सब जगह बराबर है और हर जगह एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 आ गया। म्यू नॉट इंटू इसके भीतर से करंट जो जा रहा है वो आई है। अब बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। फिर इस पूरे लूप में इस डी एल लेंथ को ऐड करना है, तो वो तो 2 पाई आर होता है। तो यहां से इस तरह से बी का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो हमें समझ में आया कि ऐसा होता है। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इतना आसान तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई विद्यार्थी ये कहे कि देखो मैं तो छोटे तार का भी डिराइव करना चाहता हूँ, इनफाइनाइट लेंथ का क्यों ले रहे हो, छोटी लेंथ ले लेते हैं, उसमें आई करंट मान लेते हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? बोले इसका मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही होगा, इसका भी सर्कुलर ही होता है। तो इसमें कैसा एम्पियरियन लूप लें? बोले इसमें भी वैसे ही ले लेते हैं। फिर इसमें डीएल वीएल
कि इसी के अलोंग ले लेते हैं। तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, बोले इसमें भी p इंटू 2πr आएगा, फिर म्यू नॉट इंटू आई लिख दूंगा। तो इसके हिसाब से तो इसका भी आ गया ना आंसर वही। इस छोटे तार का भी निकाला तो वही आ गया, और उस बड़े तार का निकाला तो सही आ गया। बड़े तार का सही आ गया, छोटे तार का वही आ गया, मतलब सही नहीं आया। तो कुछ गलती किया क्या, क्या गलती किया? इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हरी लाइन के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस वॉयलेट कलर के अलोंग लूप लेने का हक था हमें, ले लिया। बी डॉट डी एल की वैल्यू 2πr होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और भीतर से गुजरने वाला करंट आई है, वो भी कोई दिक्कत में नहीं है। बताओ कि क्या गलती हो गई। क्या कमी रह गई? आ रहा है कुछ समझ में कमी? कोई कमी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें ऊपर वाले का और नीचे वाले का कैंसिल हो गया इधर। हाँ, जो इसका और इन दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ जीरो आएगा, ये मतलब गलत आ रहा है इधर वाला। हम तो जानते हैं कि इस वाले पूरे तार का सबका इधर ही जाता है, ऐसे जाएंगे ना पूरे तार में, इधर पूरा वैसे ही रहेगा, यूं घूमेंगे तो भी उस पॉइंट पे उधर ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस वायर के अराउंड होता है। जैसे ये वायर इतना है ना, ये वायर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके चक्कर खाएगा, ऊपर भी ऐसे ही चक्कर खाएगा, ये वायर की लाइन में रहेगा, ऐसे ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, ऐसे रहता है, फिक्स है वो। हाँ, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इसमें भी ऐसे होगा, ऊपर वाले में भी ऐसे ही होगा, और इन सब का एक ही डायरेक्शन में आएगा, इधर इधर इधर, सबका ऐड होगा, कोई कैंसिल नहीं करेगा। तो फील्ड दिखाने में कोई कमी नहीं है, जो लिखा है उस इक्वेशन को लिखने में भी कोई कमी नहीं है, बस आंसर ही गलत है। तो क्या गड़बड़ है, मैं बता देता हूँ। गड़बड़ ये है कि ऐसे कभी करंट जाता ही नहीं, ऐसे हवा में कैसे करंट जाएगा? सर्किट बनाना पड़ेगा ना, ऐसे बैटरी वैटरी दिखानी पड़ेगी। ऐसे बनाना पड़ेगा भाई, लूप तो कम, ऐसे कुछ तो करंट के लिए एलिमेंट बनाना पड़ेगा ना प्रॉपर। तो ऐसे सीधा थोड़ी चल जाएगा करंट, ऐसे बनाना पड़ेगा। जैसे यूं बनाओगे आप, तो फिर इनकी वजह से आने लग जाएगा, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड सही नहीं होगा, बी इंटू 2πr। फिर लोग बोलेंगे उसमें भी तो नहीं बनाया था, उसमें भी बनाओ फिर। वो तो फिर हम इन्फिनिटी पे घूम रहे हैं, हम कहीं बना देंगे दूर। ये लो, तो ये तो कोई अनंत में बैटरी लगी हुई है।
तो ये वाला तार इस पॉइंट से इंफिनिटी पर है, इधर ये अनंत पर है, ये अनंत पर है और वो अनंत पर है। तो इसकी वजह से यहाँ बी नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ बी नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ बी नहीं आएगा, सिर्फ इसी का ही आएगा, और वो तो ऐसा ही आएगा। तो इसलिए तो लग गया, पर इसमें नहीं लगा। तो ऐसे अपनी मर्जी से हवा में तार में करंट जाता ही नहीं, इसलिए वो ऐसा गड़बड़ हो गया। फिर कोई दूसरा यूं भी कह सकता है कि चलो हम भेज के दिखाते हैं। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे प्लस का चार्ज लगा दिया, यहाँ माइनस का लगा दिया और तार जोड़ दिया। बोले देखो अब तो सीधा ही जा रहा है ना, लूप नहीं बनाऊंगा, एक पॉइंट चार्ज पे बहुत सारा चार्ज इकट्ठा कर देंगे और उधर माइनस का कर देंगे। फिर बोलेंगे अब तो देख लो अब तो जा रहा है, अब क्या करेंगे। अगर किसी ने कहा कि मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो इधर प्लस का चार्ज इकट्ठा कर दूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो करंट सीधा ऊपर चला जाएगा बिना किसी और के। अब क्या कमी हो गई, अब चार्ज लाने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टर्म आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो फिर अब ये नियम सही नहीं लगाया, फिर अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हिसाब लगाना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, इस पर तो सवाल बना सकते हैं फिर हम, कि हम ये पूछ लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, है ना, क्योंकि आप यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पहले से जानते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आप निकाल के रख दोगे बी इंटू 2 πr, और प्लस वो वाली एक टर्म रह जाएगी, उसको इधर ले जाके घटा के निकाल लेंगे, है ना, पूछा जा सकता है, देखा नहीं कहीं किताब पर, ऐसे बन गया मन में। ठीक है, तो ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर में क्यों लग जाते हैं, फाइनाइट वाले वायर में क्या समस्या है अगर ऐसे जोड़े तो, और ऐसे जोड़े तो। ऐसे जोड़ने में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए लग नहीं पाएगा नियम। दूसरा देखते हैं, ये लो, इनफाइनाइट शीट। ये जो अपनी इनफाइनाइट शीट है, हमने इसका फॉर्मूला तो नहीं पहले से निकाल ही लिया, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका इस तरफ ऐसा रहता है और इस तरफ ऐसा रहता है। अब हमको इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने की इच्छा है, तो हम अपनी तरफ से एम्पियरियन लूप ले रहे हैं। अब मैंने ऐसा एम्पियरियन लूप लिया, एम्पियरियन लूप, तो इस एम्पियरियन लूप को पी क्यू एस टी, पी क्यू एस टी लूप है ये, इसका लेंथ हम एल मान लेते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होने वाला है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी डॉट डी एल, पी से क्यू, बी डॉट डी एल, क्यू से एस, बी डॉट डी एल, एस से टी, टी से पी।
इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो P से Q B डॉट DL देखेंगे तो B भी इधर है और L पूरा इधर है, तो B इंटू एल हो जाएगा ये। इसमें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0। इधर जाएंगे तो फिर ये सेम डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस। अब देखो इसमें टोटल करंट आई मान लिया, जो इसके अंदर अंदर है उसको हमने आई मान लिया, जो अंदर वाला इससे। तो 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू आई बाय एल, म्यू नॉट K बाय 2 करंट पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला था हमारा। अच्छा, इसका साइज हम सिमेट्रिकली बड़ा करते जाएं तो राइट हैंड साइड में तो कुछ चेंज आएगा नहीं, है ना। यानी कि हम ये PT लेंथ और QS लेंथ को बड़ा करते जाएं तो उससे पता लग रहा है कि B की वैल्यू एक ही है कि डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आ रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि कितना आसानी से इनफाइनाइट शीट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया गया एम्पियर्स लॉ की सहायता से। एक और देखते हैं। हाँ, नोट कर रहे हैं आप लोग। कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी ना यहाँ पर सब जगह, B इंटू एल इंटू कॉस 0। इसमें 90 डिग्री है, कॉस 90, यहाँ भी कॉस 0। अच्छा, अपन ने क्या किया कि ये वाली डायरेक्शन DL की डायरेक्शन ले लिया, तो फिर करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन इनवर्ड हो गई, वही है। तो इनफाइनाइट शीट का, इनफाइनाइट वायर का हमने मैग्नेटिक फील्ड जाना, ठीक है ना। आगे बढ़ू। एग्जाम्पल 3 है आइडियल सोलेनोइड। इसमें लगा के दिखाते हैं। आइडियल सोलेनोइड जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि एक एम्पियरियन लूप लेते हैं, जो कि हम यहां से लेके इन्फिनिटी पे चले जाते हैं। ये है एम्पियरियन लूप। PQST।
हमने इसी डायरेक्शन में ले लिया इसको, इसमें डीएल वेक्टर ऐसे लिया, इसको अपन ने अप टू इंफिनिटी ले लिया, डिस्टेंस इसका इन्फिनिट है, तो बहुत दूर जाएंगे तो पी क्यू वाले में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी होगा इसके परपेंडिकुलर आएगा। सिमेट्री से इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड यूं आएगा, ऐसे घुमाएंगे तो इस लेंथ के परपेंडिकुलर ही आएगा सभी जगह से, तो इस जगह डॉट प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा, वो अनंत पे इसलिए उसमें कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ इसी में बचेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, अगर इसकी लेंथ हम एल मान लेते हैं एक बार के लिए, तो ये हो गया बी इंटू एल। अब इसके अंदर हमको दे रखा है करंट पर यूनिट लेंथ के, तो म्यू नॉट इंटू के एल, तो एल से एल कट गया, तो आइडियल सोलेनोइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट के, आपने देखा था म्यू नॉट के बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना, फॉर्मूला ये आया था, तो अल्फा बीटा 90 होने से 2 से 2 कट जाता है, और म्यू नॉट के आ जाता है करंट पर यूनिट लेंथ, के का वैल्यू टोटल कितने टर्न्स हैं, हर टर्न में कितना करंट है, और लेंथ कितनी है, ऐसा आ जाता है के सॉल्व करने से एन आई बाय एल, जो भी इसकी लेंथ आती है टोटल यहां से वहां तक। अच्छा देखो, फिर आप इसको चेंज करके देख लो इधर उधर, तो सब जगह भी एक जैसा आ जाएगा, जैसे अभी आपने एक्सिस वाला लिया, फिर थोड़ा ऊपर ले लो, फिर रूल लगाओगे तो फिर वापस वही आ जाएगा, तो इससे प्रूव हो जाता है कि यूनिफॉर्म होगा। अच्छा फिर इसको नीचे ले आओ कहीं भी, तो अगर कुछ भी आ गया तो रूल फेल हो जाएगा, तो बाहर 0 हो जाएगा, है ना, उस इन्फिनिटी वाली लाइन को नीचे लेके आओगे तो, और बाकी सब जगह वही रखोगे, अगर उस जगह कुछ बी इंटू एल आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर एम्पियर का नियम फेल हो जाएगा, नियम को पास रहना है, फेल नहीं होना है, तो बी को 0 होना पड़ेगा, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि आउटसाइड में हर जगह बी 0 होगा, सिर्फ इन्फिनिटी पर ही नहीं, बाकी सब जगह ही होना पड़ेगा, तभी एम्पियर का नियम लगेगा, नहीं तो लग नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम बिना ज्यादा कैलकुलेट किए ये बता रहे हैं कि बाहर के सारे पॉइंट पर बी 0 होगा, और ये भी बता रहे हैं कि अंदर के सारे पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगा, तो सोलेनॉइड के भीतर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू म्यू नॉट के। अच्छा सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे कितना होगा, वैसे तो ये अनंत तक जा रही है, पर हम अनंत पे पहुंच गए, तो इसका एंड आ ही जाएगा, या यहां से शुरू करके अनंत है तो यहां पर क्या होगा फिर, तो इसकी वजह से मान लेते हैं कि यहाँ पे बी होगा, ऐसा कैसा हिस्सा और जोड़ देंगे, उसका भी बी होगा, मिला के 2 भी होगा, 2 भी म्यू नॉट के बराबर होगा, तो एक का कितना हो गया, म्यू नॉट के बाई 2, तो आइडियल सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे जाओगे जो कि इंफिनिटी पर मिलेगा, वहां पर आधा होगा, तो अनंत तक जाते जाते आधा हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप आसपास हो, अनंत से दूर हो, यहीं पर हो, तो यूनिफॉर्म मिलेगा, जैसे अपन धरती को थोड़े डिस्टेंस के लिए फ्लैट मानेंगे ना, एक जैसा मिलेगा, तो थोड़ा आगे बहुत दूर आगे जाएंगे तो थोड़ा नीचे भी चले जाएंगे, गोल घूम रहे ना ऐसे, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा नीचे उतर जाएंगे, तो ये आइडियल सोलेनॉइड का फॉर्मूला हो गया, इन ये हो गया इनसाइड, और B इज इक्वल टू 0 आउटसाइड, ये भी मैंने प्रूव कर दिया है, इन्फिनिटी पे तो 0 माना था, फिर इसको खिसका खिसका के बता दिया कि बाहर 0 होगा,
अब हम इसके आगे अगले पेज पे पढ़ते हैं, आपने नोट कर ही लिया, ठीक है। फिर आता है इनफाइनाइट लेंथ होलो सिलेंडर। इनफाइनाइट लेंथ होलो सिलेंडर ऐसा, ये जो सिलेंडर है इसमें आई करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, आर इसका रेडियस है। अब इसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से ये तो इसकी एक्सिस बना दिया हमने। तो एक एम्पियरियन लूप लेंगे हम यहाँ पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जा रहे हैं, इस तरह का इसके चारों तरफ ले लेंगे। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी सिमेट्री से ऐसा ही होगा। तो एक तो है एम्पियरियन लूप, इसी को, इस वॉयलेट वाले को एम्पियरियन लूप मान लो, और ये ग्रीन कलर से मैग्नेटिक फील्ड दिखाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है। तो जब मैं पता करूंगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल, म्यू नॉट इंटू आई इन साइड, तो ये तो आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, म्यू नॉट इंटू आई, तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर फॉर आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर। इसको अपन कहते हैं आउटसाइड। जब मैं इसके अंदर कोई एम्पियरियन लूप लूंगा यहाँ पर, तो इसमें क्या राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। फॉर इनसाइड, अगर इनसाइड लिखेंगे तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, तो b 0 आ गया। तो ये r से कम वाली वैल्यू पर हो गया, तो इस सिलेंडर के अंदर तो b 0 रहेगा, सिलेंडर के अंदर तो b 0 रहेगा, बाहर आते ही बड़ी वैल्यू आएगी r इक्वल टू आर पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है जैसा एक वायर का होता है। ये तो बिल्कुल ही गॉस लॉ से मैच खा गया। हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/r, वही सिलेंडर का भी आ गया था, इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर का भी यही आया था आंसर 2k λ/r। तो यहाँ पर वही आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इनसाइड में 0, बाहर उतना ही जितना एक वायर का होता है, ये हमको पता लग गया। ये तो हो गया इनसाइड और ये हो गया आउटसाइड। जो ये लिखा हुआ भीतर 0 बाहर 0, मतलब बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और भीतर 0 वैल्यू है।
अब सॉलिड सिलेंडर का आप लोग निकाल के बताएंगे, होलो का मैंने बताया, सॉलिड का निकाल देंगे, जो कि हम अगले पेज पे देखेंगे। ठीक है ना? आप लोगों ने अपने बोर्ड का पेपर देखा क्या पिछले साल वाला? बड़े भाई लोग, भैया लोगों से कितने क्वेश्चन आते हैं ये पता है कि नहीं बोर्ड में? छोटा सवाल है, कठिन है। कितने सवाल आते हैं, कितने करने होते हैं? 20 आते हैं, 10 करने होते हैं, क्या होता है? चलो यही पता करना। छोटा सवाल पूछ लिया आपसे। तो इनफाइनाइट लेंथ होलो सिलेंडर हो गए। इसके आगे सॉलिड सिलेंडर, ये भी इनफाइनाइट लेंथ ही है। जे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, आर इसका रेडियस इंफिनिटी तक जाता है। अब आप इस पे एम्पियर्स तो लगाओ, इसके भीतर और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड पता करो। आप लोगों ने निकाल दिया होगा। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए आपने ऐसे सर्कल बनाया, उसका रेडियस आर माना, यहीं पर बी होगा, आपका एम्पियरियन लूप भी ऐसा ही होगा। तो इसके हिसाब से आपने लिख दिया फॉर आउटसाइड, पहले आउटसाइड का हिसाब लगाएंगे। तो आपका हिसाब आया बी इंटू 2 पाई आर, म्यू नॉट जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हो गया। ये हो गया आर ग्रेटर देन आर। तो बाहर वाले पॉइंट पे घट रहा है। अब इसके भीतर, भीतर हमने लिया, फिर वही कहानी, फॉर इनसाइड बी इंटू 2 पाई आर, म्यू नॉट जे इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर। तो बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट जे आर अपॉन 2 फॉर आर लेस देन आर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, कुछ ऐसे। सरफेस पर सबसे ज्यादा है, भीतर भी जीरो, इंफिनिटी पे जीरो। तो सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है इनसाइड वाले को, म्यू नॉट जे क्रॉस आर परपेंडिकुलर बाई 2, जो परपेंडिकुलर है ना, एक्सेस से परपेंडिकुलर है वो आर, तो ये इनसाइड में ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही बाहर वाले के लिए भी लिख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, जे क्रॉस आर परपेंडिकुलर। यहाँ पर आर परपेंडिकुलर ही है जो अपन ने आर दिया ना, तो सॉलिड सिलेंडर के भीतर क्या होता है, बाहर क्या होता है, जान लिया हमने। अब लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से सिलेंडर गायब कर देते हैं। सिलेंडर में से सिलेंडर गायब कर दिया, सिलेंडर में से सिलेंडर गायब किया तो क्या होगा, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसमें ऊपर करंट जा रहा है J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर फिर सवाल ये बनता है कि इस केविटी में कितना होगा, सिलिंड्रिकल केविटी में, ये केविटी है यहाँ पर, ठीक है। इस इनफाइनाइट लेंथ सिलेंडर के लिए हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे, उसमें ये अच्छा लगेगा हमें। यहाँ पर आ गया J, ऐसे ऊपर आ रहा है, तो आप इसको इक्विवेलेंट ऐसा कर सकते हो कि ये वाला हिस्सा तो केवीटी का है, तो आप अपनी तरफ से ऐसा कर सकते हो कि पूरे इलाके में J रख दो, प्लस इतने इलाके में -J,
इसमें तो जे हो गया और उसमें तो माइनस जे हो गया, ऐसा आ गया। अब हमें केविटी में पूछा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पूछा है पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट इसमें तो यहाँ होगा और इसमें भी यहाँ होगा। तो जो इसकी वजह से लिखना है वो इसकी वजह से लिखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जे प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस जे। जे की वजह से लिखो, माइनस जे की वजह से लिखो, क्या लिखें, फॉर्मूला लगाएंगे। जे क्रॉस C1P बाई 2 प्लस म्यू नॉट माइनस जे क्रॉस C2P बाई 2 म्यू जे आर बाई 2, ये फॉर्मूला था इन साइड में, इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा है वहां से। फिर इनमें से वेक्टर जे कॉमन आ जाएगा, फिर C1P माइनस C2P हो जाएगा C1C2। ये तो पुरानी बातें हो गई, लग रहा है कुछ कॉपी हो रही है। इससे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले तो एक जैसे हैं, पूरे चैप्टर ही कॉमन है, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, ऐसे मैच दी कॉलम टाइप हो रहा है। ऐसे अच्छा सा टेबल बना के साथ में ग्रेविटेशन भी बिठा दो, तीनों हो जाएंगे। तो 3 ऐसे टेबल याद कर लिया, ऐसा लग रहा है कई चैप्टर हो गए। एक देखो, एक किरचॉफ्स लॉ जानते हैं, एक न्यूटन्स लॉ टॉर्क, और ये बस गिनती के नियम। ऐसा लगता है फिजिक्स तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे गिनती में आ रही है। इसलिए तो मैं कहता हूँ फिजिक्स जो अच्छा करता है उसको तो मेहनत नहीं करना पड़ता। फिजिक्स पढ़ने वालों को मेहनत की जरूरत नहीं है, एक बार हिसाब लगाना सीखना है कि कैसे किरचॉफ्स लॉ लगता है, कैसे न्यूटन्स लॉ लगता है, कैसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगती है। एक बार सीख गए, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए 2-4 सवाल देख लो कभी, बाकी बहुत दिन से दिन भर मैथमेटिक्स करो, सुबह शाम केमिस्ट्री, थोड़ी बहुत फिजिक्स, है ना। तो वक्त हो गया आज का, ये जानकारी भी हो गया। यूनिफॉर्म आया भाई, किस डायरेक्शन में है, जे है इस तरफ, जे क्रॉस C1C2 यानी इस तरफ। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आया कैसा, ऐसा आ गया। जे क्रॉस C1C2 ये बी आ गया। तो कैविटी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गया, वहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, उसका भी ऐसे ही फॉर्मूला आया था, C1C2 है ना, ऐसे करके। तो अब होमवर्क के लिए क्या करेंगे आप लोग, कल तो संडे, आपके पास बहुत टाइम है, परीक्षा भी है। अच्छा, संडे को टेस्ट देते हो क्या आप लोग, किस चीज का टेस्ट, अच्छा कौन कौन दे रहे हैं, इतने लोग टेस्ट दे रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक, 2 बार 3 बार 2 घंटा है, अच्छा ठीक है, फिर दे देना बढ़िया से। फिर होमवर्क क्या करोगे, सेक्शन बी, ठीक है, और एक डीपीपी, एक डीपीपी सेक्शन बी।